जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 52 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपनी इस क्लास में 2 नवंबर 2018 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी निम्न में से किस कृमि के कारण है वो फील पांव रोग होता है भी। फील पांव एक क्या है भी रोग है, ये फील पांव रोग है वो किस कृमि के कारण होता है ये आपको बताना है। केंचुआ है, ये एक प्रकार से कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है भी केंचुआ? एनालिडा वर्ग में आता है भी, ये एनालिडा वर्ग में आता है, ठीक है। और केंचुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंचुआ है वो त्वचा से सांस लेता है भी, त्वचा से सांस लेता है। केंचुए के अंदर है वो एक प्रकार से लैंगिक जनन पाया जाता है भी, ठीक है ना। और यहां पे केंचुआ ये एक ऐसा प्राणी है जिसपे ये बोल सकते हैं भी ये उभयलिंगी है भी। उभयलिंगी का मतलब हो गया भी एक ही जीव के ऊपर दोनों लिंग विराजमान होते हैं भी। इसमें नर और जनन दोनों लिंग है वो केंचुए के ऊपर विराजमान होते हैं। फीलपाव जो रोग होता है वो फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है भी। फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है। संक्रमित एक प्रकार से ये संक्रमित जो मच्छर होता है उसके काटने से है वो फाइलेरिया कृमि के कारण है वो फीलपाव रोग होता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कोई पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु, अणु, या फिर भार, या फिर द्रव्यमान। तो यहां से आपके पास में परमाणु क्या होता है भी? परमाणु एक प्रकार से सबसे छोटी इकाई है भी, जिसके अंदर है वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे भी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते भी। परमाणु से मिलकर के अणु बनते भी। जैसे अपन ये बोले भी ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है भी, ठीक है। ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है और ऑक्सीजन के ऐसे 2 परमाणु मिलकर के क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन का एक अणु बना देते भी। ऑक्सीजन का एक अणु बना देते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं भार की, तो अब इसके अंतर्गत देखो भी भार है वो चेंज होता रहता है भी। भार है वो बदलता रहता है, ठीक है। अब ये मान लो भी आपके पास में कोई वस्तु है, इस वस्तु की जो मात्रा है वो वस्तु की मात्रा चेंज थोड़ी ना होगी भी। आप कहीं पे भी लेके चले जाओ वस्तु को, वो आपकी वस्तु की मात्रा तो उतनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया भी भार तो चेंज होता रहता है भी। द्रव्यमान ये गुरुत्वाकर्षण के अनुसार काम करेगा, लेकिन द्रव्यमान है वो नो चेंज। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, जैसे आप यहां पे 5 kg है, 5 kg ये क्या है? तो ये आपका द्रव्यमान है भी। 5 kg है वो द्रव्यमान है। ये मान लो भी चीनी है आपके पास में, चीनी है, इसकी जो मात्रा है वो 5 kg है। तो 5 kg है, ये किसको दर्शाता है? तो ये द्रव्यमान को दर्शाता है भी, क्योंकि द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में मापते हैं भी। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और ये नो चेंज है। कहीं पे भी लेके चले जाओ द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता भी। भार है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार होता है भी। गुरुत्वाकर्षण जैसे आप चंद्रमा पे लेके चले जाओगे तो वहां पे 1/6 हो जाएगा भी, तो भार चेंज
हो जाएगा। और भार को अपन किस में मापते हैं, तो उसको न्यूटन में मापा जाता है अभी भार को। इट्स ओके। तो इसके अंतर्गत है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा भाई। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट है गैसों का कौन सा गुण, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है। अब देखो भी सुवाह्य का मतलब क्या होता है, सुवाह्य का मतलब होता है भी ले जाने के लिए, ले जाने के लिए आसान बनाना, ले जाने के लिए आसान बनाना, यह होता है इसका मतलब। अब देखो भी गैस होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर है वो उससे आसान कौन बनाता है भी, उसका आकार बनाता है या फिर आयतन बनाता है या फिर विसरण बनाता है या फिर संपीड्यता बनाती है। देखो भी आकार है वो, गैसों का आकार एक प्रकार से कोई फिक्स नहीं होता, इसका जो साइज है वो नो फिक्स, कोई भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, आयतन है इसका कोई भी फिक्स नहीं होता भी। ठीक है, आकार और आयतन है वो ठोस के फिक्स होते हैं भी, आकार और आयतन ठोस के फिक्स होते हैं। देन उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं द्रव का, द्रव का जो आयतन है वो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। और उसके बाद में गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होता भी। ठीक है, तो ये तो उसको ले जाने के लिए आसान नहीं बनाएंगे। विसरण क्या होता है, विसरण होता है भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलना, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है भी। और गैसें है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। देन उसके बाद में संपीड्यता का मतलब क्या होता है भी, संपीड्यता का मतलब होता है भी एक प्रकार से संकुंचन, इसको अपन संकुंचन बोल सकते हैं। फिर गैस का संकुंचन कर सकते हैं भी, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान है ना वो ज्यादा पाया जाता है भी। तो रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है तो इसमें अपन क्या करते हैं भी, दाब ज्यादा लगा देते हैं भी, दाब ज्यादा लगा देते हैं। और दाब ज्यादा लगाने पर ताप है वो कम कर देते हैं भी। दाब ज्यादा होगा ताप कम होगा, तो उनके जो गैस के अणु हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि अपन जैसे हमारे रसोई घर का जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी होती है भी, और एलपीजी होती है उसमें आप सिलेंडर को हिला के देखना, उसके अंदर जो आपको गैस यहां पे महसूस होगी वो एक प्रकार से द्रव अवस्था के अंदर महसूस होगी भी हमने कोई इसमें पानी डाल रखा है ऐसा आपको महसूस होगा। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आप क्या करते हो, जो गैस भरे जाते हैं, जो सिलेंडर भरे जाते हैं वो आपका दाब ज्यादा होता है और ताप कम होता है भी, जिसके कारण है वो आप जो गैस होती है वो एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है भी। ठीक है, तो छोटे से सिलेंडर के अंदर है वो 15 केजी 15 लीटर है वो गैस होती है भी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये है वो ले जाने के लिए, ये गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आसान बनाता है भी। अपन क्या है, ज्यादा गैस को क्या है छोटे से डिब्बे के अंदर या फिर छोटे से सिलेंडर के अंदर उसको भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें बोला गया है भी 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो भी श्रेणी क्रम होता है जिसे अपन सीरीज बोलते हैं। श्रेणी क्रम के अंतर्गत है वो जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो R1 प्लस में R2 डायरेक्ट जुड़ेगा भाई, R3 प्लस में R4 इस प्रकार से डायरेक्ट जुड़ेगा। और इसका जो सीरीज का जो ये डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है भाई, ये कुछ एक प्रतिरोधक है जो मैंने सीरीज क्रम के अंदर है वो जोड़ी है अभी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं समांतर क्रम की, जिसे अपन पार्श्व क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में अपन तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4, ये इस प्रकार से अपन इसको जोड़ते भी। उसके बाद में यहां पे इसका जो डायग्राम होगा वो किस प्रकार से होगा,
इस प्रकार से है वो समांतर क्रम का डायग्राम होता है भी, यानी दो सिरों के बीच में ही होता है भी, दो सिरों के बीच में है वो इस प्रकार से प्रतिरोधक जोड़े जाते हैं भी। ये सिरा हो गया भी और ये दूसरा सिरा हो गया भी। दो जितने भी प्रतिरोधक होंगे उसको इन्हीं दो सिरों के बीच में जोड़ा जाएगा, तभी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे भी। इट्स ओके। अब इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, थोड़ा सा और डीपली में जाते हैं। तो ये है आपका श्रेणी क्रम, जिसे सीरीज बोलते हैं। श्रेणी क्रम के अंतर्गत क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंतर्गत है वो इसमें वोल्टेज जो V का मान है, वोल्टेज है जिसे V के द्वारा दर्शाते हैं, ये क्या होता है, ये अलग होता है भी। इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर वो अलग होता है, चेंज होता है, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में जो धारा होती है, श्रेणी क्रम के अंदर जो धारा होती है वो समान होती है भी। सभी प्रतिरोधक के अंदर है वो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। थोड़ा सा यहां पे समांतर क्रम की ओर चलते हैं, तो समांतर क्रम में क्या होता है, जो आपका V वोल्टेज है वो समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध में। प्रत्येक प्रतिरोध में V वोल्टेज समान होता है, लेकिन I धारा है वो अलग अलग होती है भी। धारा है वो दोनों के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। जितने भी प्रतिरोधक होंगे समांतर क्रम में लगे हुए होंगे उनमें सभी में धारा अलग अलग होगी, लेकिन वोल्टेज उन सभी में क्या होगा, समान होगा। अब देखो भी यहां पे इसने क्या बोला है भी 5 ओम, 6 ओम और 10 ओम, 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ोगे तो 4 और 6 10, 10 और 5 15, तो यहां पे जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम आ जाएगा भी। ओम मीटर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है भी, ठीक है। और प्रतिरोधकता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो दो ही चीजों पर निर्भर करती है। तो एक तो तापमान और दूसरा है वो आपका एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी सामग्री के ऊपर भी। आपका जो तार है या फिर प्रतिरोधक है वो किस सामग्री का बना हुआ है, तो ये बोल सकते हैं सामग्री के ऊपर, यानी एक तो तापमान के ऊपर निर्भर करता है और एक है पदार्थ की प्रकृति बोल सकते हैं इसको। पदार्थ की प्रकृति भी किस प्रकृति का बना हुआ है भी, लोहे का बना हुआ है या फिर चांदी का बना हुआ है या फिर तांबे का बना हुआ है, उस चीज के ऊपर यहां पे निर्भर करती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग की गणना करो भी। वस्तु के संवेग की गणना करो, तो यहां से आपके पास संवेग को P से डिफाइन करते हैं भी। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है mv। m क्या है आपका द्रव्यमान है, v क्या है वेग है। तो यहां से आपके पास में द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम है, वेग कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 300। अब देखो भी द्रव्यमान को, m द्रव्यमान होता है मास, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं भी, तो इसका मात्रक देख लेते हैं। और v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी वेग, और इसको मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, तो 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भी। 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहां पे 300 किलोग्राम है और मीटर -1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एस यानी सेकंड है वो भाग में जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है भी। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी, दूसरा क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है भी संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका ALP 2024 और ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंतर्गत। संवेग में परिवर्तन की दर वो किसके समानुपाती होती है, तो ये आप न्यूटन की गति के सेकंड लॉ के द्वारा समझते हैं, सेकंड लॉ के द्वारा समझते हैं भी। संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आप बल लगाओगे संवेग में परिवर्तन है वो उतना ही ज्यादा होगा भी। जितना ज्यादा बल लगाओगे संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहां पे आपके पास में बल के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है
कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, यह आपको बताना है। भी देखो भी कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। W बराबर होता है एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। अब F क्या है, F है बल, D है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो कार्य बराबर कार्य है वो आपका एक तो बल के ऊपर निर्भर करेगा, भी जो लगाया गया बल है, आपने जो बल लगाया है उसके ऊपर। दूसरा कार्य है वो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है यानी विस्थापन के ऊपर भी निर्भर करेगा। और कोस थीटा का मतलब होता है भी बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों के मध्य में जो बनने वाला एंगल है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपका जो कार्य है वो तीन रूपों में होता है भी, एक तो कार्य शून्य भी हो सकता है भी, आपका कार्य किया गया कार्य है वो शून्य भी हो जाएगा। दूसरा है वो आपका कार्य धनात्मक भी होता है भी, कार्य है वो आपका धनात्मक भी होता है और कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी होता है। यानी इनको तीन रूपों में देखा जाता है। देखो अपन बात करते हैं भी कार्य शून्य कब हो सकता है। कार्य शून्य है वो जब आपने बल लगाया इस दिशा में, यानी आपने बल लगाया इस दिशा में और आपका जो विस्थापन हुआ वो इस दिशा में, आपका विस्थापन हुआ वो इस दिशा में हुआ, या फिर आपने बल लगाया ऊपर की ओर, विस्थापन हुआ इस दिशा में। कहने का मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी कोई कमरे की दीवार है और उसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, विस्थापन जीरो तो कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा। दूसरी यहां पे कोण के थ्रू समझे तो कोण के थ्रू है वो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए भी, बल और विस्थापन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो कोस थीटा, कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कोस 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री है तो इसका मतलब इसका मान जीरो, कोस थीटा कोस 0 डिग्री का मान जीरो होता है तो यहां पे कार्य आपका शून्य हो जाएगा। अब धनात्मक कब हो सकता है भी, जब आपने जिस दिशा में बल लगाया और उसी ही दिशा के अंदर है वो विस्थापन हो गया भी, जिस दिशा में बल लगाया उसी ही दिशा में विस्थापन हो गया तो दोनों के मध्य में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री का है, दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री का है। तो कोस 0 डिग्री का जो मान, सॉरी कोस 0 नहीं, कोस 90 डिग्री, ये कोस 90 डिग्री है भी, कोस 90 डिग्री का जो मान है वो 0 होगा, ठीक है। और कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो यहां पे आपका कार्य है वो धनात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक कब हो सकता है भी, जब आपने बल लगाया इस दिशा में और बल के विपरीत है वो आपका विस्थापन हो गया भी, बल के विपरीत है वो आपका विस्थापन हो गया तो क्या हो जाएगा भी, तो यहां पे दोनों के मध्य में एंगल, दोनों के मध्य में जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री का आ जाएगा। और इस कोस 180 डिग्री का जो मान है, कोस 180 डिग्री का जो मान है वो -1 होता है भी, तो आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो भी F और S के बीच की कोण पर, S यहां पे दूरी है भी, S है वो तय की गई दूरी है, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ही है। तो F और S के बीच के एंगल के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है भी कार्य। संवेग के ऊपर बाद में बात करेंगे। विस्थापन के ऊपर कार्य करता है, डिस्प्लेसमेंट यानी S विस्थापन के ऊपर कार्य करता है भी। और बल के ऊपर निर्भर करता है तो बल के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहां पे संवेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को अपन P से शो करते हैं, P बराबर हो जाएगा आपके पास में mv, m आपके पास में द्रव्यमान है, v है वो आपके पास में वेलोसिटी है, और इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है भी। तो कार्य का मात्रक तो जूल होता है भी, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और यहां पे विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर होता है भी। अगर न्यूटन आपको न दे, अगर न्यूटन न दे तो दूसरा भी आपको दे सकता है, तो क्योंकि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो इसको न्यूटन को अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो आपके पास में आ जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम, और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी आ जाएगा भी। अगर न्यूटन न दे, अगर आपको दे दे भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इस बराबर क्या होता है, न्यूटन होता है भी, इसका मान न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है कार्य, बाकी तीनों के ऊपर निर्भर करता है भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट, ये कल वाली क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान बांटा था भी, और वो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो यहां पे आपका काम में आ गया भी। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको ये भी बोला था भी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान है ना वो यहां पे इस तरीके से काम में आ जाता है भी। अब देखो भी 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट होता है भी। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में, एक एच से होवर लिख रहा हूं मैं, 1 घंटे के अंदर है वो कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब देखो भी यहां से आप है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, चेंज करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, चेंज करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा भी 1 किलोवाट, ये आपके पास में 1000 वाट हो गया भी, 1000 वाट इंटू आपके पास में क्या है 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड है। आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपको यह भी पता है भी शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अगर मैं लिख दूं भी कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होगा, समय इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखो भी जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो वाट इंटू सेकेंड, जूल बराबर क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, तो ये क्या बन गया, ये जूल बन गया अभी। तो आपके पास में इसको लिख सकते हैं 36, 2 जीरो यहां पे है, 3 जीरो यहां पे है, तो 36 इंटू 10⁵ जूल। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी जितने अंकों के बाद में आप दशमलव लगाओगे उतने ही आपको ऊपर जीरो एक्स्ट्रा में लगाने पड़ेंगे भी। देखो यहां पे मैं एक अंक के बाद में दशमलव लगा रहा हूं भी, तो 3.6 इंटू एक के बाद में दशमलव लगाया है, तो ये आपके पास 10⁵ इंटू एक जीरो ऊपर वो लगाना पड़ेगा। अब मतलब इसका यही है, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव अपन हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा भाई, जीरो लगेगा, जीरो से जीरो कट जाना है, बात तो वही आ गई वापस। लेकिन इसने क्या है आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया मान को, तो ये आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं भी। दशमलव एक के बाद में लगा रहा हूं तो एक जीरो ऊपर और आ जाएगा भाई, 2 के बाद में लगाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो मान तो वही रहना है भी, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आपके पास में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा भाई। और जूल कैसे आया वो मैंने यहां पे आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा कल वाले पेपर के अंदर पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, वाणिज्यिक इकाई, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट नहीं लिख सकते इसको, वो किलोवाट घंटा लिख सकते हैं भी, यानी कितने ही किलोवाट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाणिज्यिक इकाई है वो क्या है, किलोवाट घंटा है वो वाणिज्यिक इकाई है। और किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है भी, 1 यूनिट होता है। आपकी जो विद्युत की जो रीडिंग ली जाती है वो यूनिट के अंदर ली जाती है भी, आपने इतनी लाइट है वो खपत कर दी है, इतनी यूनिट के अंदर आता है भी आपका जो बिल आता है वो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पादप हार्मोन नहीं है ये आपको बताना है भी। ऑक्सिन हार्मोन है, ये एक पादप हार्मोन है। और ऑक्सिन की खोज है वो किसने की थी, तो ऑक्सिन की खोज है वो बेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी भी। बेंट नामक वैज्ञानिक खोज की। और कहां पे की, तो जई के पादप में, जई के पादप के अंदर है वो बेंट नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सिन की खोज की थी। दूसरी बात अगर अपन बात करते हैं भी, ऑक्सिन कार्य क्या करता है, एक पादप हार्मोन है, तो ये एक प्रकार से पादप की वृद्धि के लिए, पादप की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि करता है ये, पादप की वृद्धि के लिए दूसरा है वो यहां पे दूसरा कार्य क्या करता है, ये दूसरा कार्य करता है भी जैसे पत्तों या फिर फल व पत्ती, ये पत्ती वो बन गया भैया, फल व पत्ती व फूल को जड़ने से रोकता है, जड़ने से
रोकता है, या फिर ये बोल सकते हैं गिरने से रोकता है। फल को गिरने से रोकता है, पत्ती को गिरने से रोकता है, फूल होता है उसको भी गिरने से रोकता है, ठीक है। और ये पादप की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। और ये पादप की तने के अंदर वृद्धि करता है, देन उसके बाद में जड़ों में वृद्धि करता है, इट्स ओके, लंबाई के अंदर वृद्धि करता है ये। उसके बाद में अपन बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन है, ये भी एक पादप हार्मोन है भी। और जिब्रेलिन हार्मोन की खोज है वो कुरोसावा ने की थी। कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने धान के खेत में या फिर धान के पादप में इनकी खोज की थी, ठीक है। कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की धान के खेत में। और ये भी क्या है, तो ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी जिब्रेलिन हार्मोन है, ये भी पादप वर्धी हार्मोन है भी, पादप वर्धी हार्मोन है, ठीक है। और उसके बाद में पादप वर्धी हार्मोन है। और दूसरा यहां पे आनुवांशिक पौधों को आनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं, आनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं उनको एक प्रकार से क्या करता है, ये लंबाई में उनकी वृद्धि करता है भी। और जो भी ये जैसे 2-3 साल के जो पौधे होते हैं उनको एक प्रकार से क्या है, मॉडिफाई करके उसको ये अब इस प्रकार से बना देता है भी, जैसे हमको मालूम होता है भी ये 1 ही साल का है, ठीक है ना। तो जो बडेरा पौधा होता है, एक प्रकार से बुढ़ापे में आया हुआ जो पौधा होता है, उसको युवावस्था में लाके दे देता है। कौन? जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज है वो कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने धान के खेत में की थी। उसके बाद में एबसिसी कमल है, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है भी, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ये वृद्धि को रोकता है भी, पादप की वृद्धि को रोक देगा। और पादप में जो वातपोसर्जन की क्रिया होती है उसको रोक देगा भी, जिससे पादप है वो जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर नहीं निकाल पाता भी, और पौधा है वो मर जाता है भी, ठीक है। तो एबसिसी कमल है वो वृद्धि रोधी हार्मोन है। ये क्या करता है, ये फलों को गिराने का कार्य करता है। फल, पत्ती व फूल को गिराने का काम करता है। इट्स ओके, ये फल है, पत्ती है, फूल है, उसको गिराने का कार्य करता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर को बंद कर देता है, जिससे जो पौधा है वो कीटाणुओं को बाहर नहीं निकाल पाता और पौधे की मृत्यु हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन है, ये कल वाली क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था। एड्रेनलिन हार्मोन है, ये मानव हार्मोन है भी, ये मानव हार्मोन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। मानव हार्मोन है जो कि कौन रिलीज करता है, तो एड्रेनलिन ग्रंथि करती है, या फिर अपन ये बोलते हैं भी अधिवक्र ग्रंथि, इसे अधिवक्र ग्रंथि है वो रिलीज करती है। और एड्रेनलिन हार्मोन को अपन क्या बोल सकते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोल सकते हैं भी, लड़ो उड़ो हार्मोन, या फिर फ्लाइट का मतलब होता है भी एक प्रकार से फ्लाइट कर जाना, और फाइट का मतलब होता है भी आगे वाले से लड़ना, ठीक है। तो इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार से विकट परिस्थितियों के अंदर है वो हार्मोन है वो रिलीज होता है भी। और जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा, देन उसके बाद में हमारे जो शरीर के रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो एक प्रकार से हृदय गति है वो बढ़ जाती है, और पसीना आना शुरू हो जाता है भी, ठीक है। और जो रक्त परिसंचरण है वो एक प्रकार से क्या हो जाता है भी, हावी हो जाता है भी, ठीक है। तो ये विकट परिस्थितियों के अंदर है वो उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, तो ये पादप हार्मोन नहीं है भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, जिब्रेलिन हार्मोन है ना, ये एक ताप नियंत्रक हार्मोन भी है भी। जिब्रेलिन हार्मोन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ताप नियंत्रक हार्मोन है, तो ताप नियंत्रक हार्मोन कौन सा है, तो वो आपका जिब्रेलिन हार्मोन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना है भी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। विखंडन के द्वारा है वो पुनः किसको उत्पन्न किया जा सकता है, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, यीस्ट और प्लेनेरिया। देखो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर है ना
सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर है वो आपको खंडन दे रखा है भी, खंडन। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, अब इसके अंतर्गत है वो स्पायरोगायरा नाम आता है। स्पायरोगायरा है ये आपका बहुकोशिकीय प्राणी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ओनली फॉर ये दे रखा है भी खंडन के द्वारा, खंडन के द्वारा है वो जनन कौन करता है, तो खंडन के द्वारा जनन है वो आपका स्पायरोगायरा करता है। स्पायरोगायरा है वो खंडन के द्वारा जनन करता है, न कि विखंडन के द्वारा। विखंडन के द्वारा है वो जनन करता है एक कोशिकीय, लेकिन स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय भी, ठीक है। तो ये खंडन के द्वारा जनन करेगा, ये 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। बाकी अगर अपन बात करते हैं तो खंडन के द्वारा, तो थोड़ा सा डीपली में जाना पड़ेगा आपको। अगर यहां पे ये बोलते हैं भी विखंडन ही माना इसने, तो विखंडन के द्वारा है वो हाइड्रा है वो मुकुलन के द्वारा करता है, इस प्रकार से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाइड्रा है वो जनन मुकुलन के द्वारा करता है, ठीक है। उसके बाद में प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है वो आपका पुनर्जनन के द्वारा जनन करता है। और आपका जो यीस्ट है ये द्विखंडन के द्वारा, द्विखंडन या फिर ये यीस्ट है, अमीबा है, यीस्ट है, ठीक है, पैरामीशियम है, ये आपके द्विखंडन के द्वारा जनन करते हैं भी। द्विखंडन तो हो गया, तो वो विखंडन ही हो गया भी, ठीक है। तो इसमें खंडन के द्वारा जो यहां पे एक प्रकार से पुनः उत्पन्न हो सकता है खंडन के द्वारा, तो वो आपका स्पायरोगायरा है भी, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा करता है, यीस्ट है वो द्विखंडन के द्वारा जनन करता है, और प्लेनेरिया वो पुनर्जनन के द्वारा है वो जनन करता है। याद रखना, पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं होता भी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जनन के समान नहीं है, तो जनन के समान नहीं है वो आपका पुनर्जनन हो जाएगा भाई। और हाइड्रा है ना, ये भी पुनर्जनन करता है भी, हाइड्रा है और प्लेनेरिया दोनों पुनर्जनन करते हैं, लेकिन हाइड्रा मुकुलन के द्वारा भी एक प्रकार से जनन करता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। तो पहली बात तो ये है भी आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने हैं, टोटल आवर्त कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 7 है, और मैं बोलूं भी टोटल समूह कितने, क्वेश्चन पूछा गया है कितने हैं, तो 18 समूह है, या फिर इसे बोल सकते हैं ग्रुप, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। उसके बाद में देखो भी यहां पे टोटल तत्व कितने हैं, तो 118 तत्व है वो खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व, जिसके अंतर्गत है वो 98, तो आपके पास में क्या है 98, या फिर स्लेश लगा करके मैं 94 लिखूंगा, क्योंकि अगर 98 आएगा तो उसमें 94 नहीं आएगा, और 94 आएगा तो उसमें 98 नहीं आएगा भी। ये तो है आपके प्राकृतिक तत्व, ये आपके प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। आपकी जो साइंस की नई एनसीईआरटी है ना, उसमें इंग्लिश वाले के अंदर है वो आपको 98 98 दे रखे हैं भी, ठीक है। और इसमें आपके क्या है 20 जो तत्व है, या फिर स्लैश लगा करके अपन कर सकते हैं इसको 20 या 24 है वो आपके क्या है कृत्रिम है, ये आपके कृत्रिम है, लैब के अंदर तैयार किए गए हैं भी। इट्स ओके, हो जाते हैं ना पूरे। आगे देखो भी, अब यहां पे अपन बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं भी। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये हो जाएगा आपके पास में हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, और यह बात 1913 के अंदर भी। अब हेनरी मोजले ने एक नियम दिया था भी, और आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूं भी, बाकी तो इतना ज्यादा मेरे को भी याद नहीं रहता भी, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था आपका ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था वो आपका 99 पारियों में पेपर हुआ था, और सारे के सारे पेपर है वो मैंने इसी तरीके से आपको करवा रखे हैं भी, ठीक है। जिस प्रकार से 2018 की कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से। उसके बाद में एएलपी 2024 का जो क्वेश्चन हुआ था वो 15 पारियों में हुआ था भी। सारे के सारे पेपर मैंने इसी तरीके से आपको साइंस के क्वेश्चन करवा दिए। और उसके बाद में 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था वो 23 पारियों में पेपर हुआ था भी।
23 पारियों में पेपर हुआ था, सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से करवा रखे हैं, तब मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स ओके। आगे देखो भी, अब इसमें अपन बात करते हैं। तो पहले आवर्त के अंदर टोटल 7 है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा जो आवर्त है आपका, उसमें कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं। तीसरा आवर्त है, उसमें कितने तत्व हैं? तो उसमें भी 8 है। और चौथा जो आपका आवर्त है, उसमें कितने हैं? तो उसमें 18 तत्व है भी। पांचवा जो आपका आवर्त है, उसमें कितने तत्व हैं? तो उसमें भी 18 तत्व है। और छठा जो आपका आवर्त है, उसमें कितने तत्व है? तो उसमें 32 है भी। और सातवां जो आपका आवर्त है वो कितना है? तो वो भी 32 है। पहले 7वें आवर्त को क्या है, एक प्रकार से अपूर्ण माना गया था भी एनसीईआरटी के द्वारा, लेकिन वो अब वर्तमान के अंदर है, वो एक प्रकार से पूर्ण फिलअप हो चुका है। तो ये आप चीजें ध्यान में रखना भी, ये बहुत चीज काम में आने वाली है भी। 2 8 8 18 18 32 32। इट्स ओके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर जो आवर्त यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 32 तत्व है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में आता है भी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में निम्नलिखित में से कौन सी धातु में घुलने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है? धातु में खुले में, ये में क्या है? धातु, ये आएगा भी यहां पे भी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है भी? तो खुले के अंदर रखेंगे तो यहां से आपके पास में सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातुएं हैं जो कि जैसे ही अपन खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है भी। ऑक्सीजन से क्रिया करके और ये क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है भी। इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है भी, ताकि ये क्या है? आग न पकड़े। क्योंकि इनका जो घनत्व होता है ना, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है वो क्या होता है? कम होता है, घनत्व कम होता है। तो इसको पानी के अंदर तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर इसको रखेंगे तो ये पानी के ऊपर तैरती रहेगी और आग पकड़ लेगी भी। तो इसको घनत्व पानी से कम होता है, तो ये क्या है? तैरती रहती है भी। और लेड और चांदी है वो विद्युत की अच्छी चालक है भी। सबसे अच्छी चालक है वो विद्युत की अच्छी चालक। ठीक है। सवर्ण सोना है ना, सोना, ये आपका एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी निष्क्रिय धातु हो जाएगी ये। ठीक है। ये किसी के साथ में एक प्रकार से क्रिया नहीं करती है। जो आपकी चांदी है और जो आपकी सोना है, चांदी है और सवर्ण है, ये आपके एक प्रकार से मुक्त अवस्था में पाए जाते भी। ठीक है ना, अकेले ही पाए जाते हैं, ये किसी अन्य धातु के साथ में नहीं पाए जाते भी। उसके बाद में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, ये आपकी गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करने वाली धातु है वो कौन सी है? ये आपकी मैग्नीशियम है। और सोडियम और पोटेशियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम और पोटेशियम है, ये ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है। और पानी पे तैरती रहती है। और भाप के साथ में अभिक्रिया कौन करता है? तो वो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, जर्डन जिंक हो जाएगा और Fe लोहा हो जाएगा। ये क्या है? भाप के साथ में अभिक्रिया करते हैं भी। चीजें समझ में आ गई। ये आपका 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ALP और टेक्नीशियन के अंतर्गत। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपए के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप है वो कांटेक्ट कर सकते हैं भी 989876934449 के ऊपर। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। अब इसके अंतर्गत आपको मिलान करना है भी। फास्ट फोर्स क्या होता है भी, तो फास्ट फोर्स ये थोड़ा सा यहां पे गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गलत है इसके अंदर। फास्ट फोर्स है वो चतुष्ट परमाणुक होता है भी। फास्ट फोर्स क्या होता है, चतुष्ट परमाणुक। मतलब क्या है भी, चार परमाणु से मिलकर के फास्ट फोर्स का एक अणु बनता है भी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, चतुष्ट परमाणुक बोल देते हैं। अब देखो भी ये परमाणुकता आ गई यहां पे, ये परमाणुकता यहां पे नहीं आना चाहिए था भाई। ठीक है, परमाणुकता यहां पे आनी चाहिए थी, ये इसकी परमाणुकता है और ये तत्व है भी। ठीक है, ओजोन है वो त्रिपरमाणुक होता है भी। ओजोन है वो ऑक्सीजन के तीन परमाणु, ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु बनाते भी, O3। ठीक है, और ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणुक होता है भी। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। और हाइड्रोजन है वो द्विपरमाणुक होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और हीलियम है ना वो एकल परमाणुक है भी। ठीक है, एक ही परमाणु होता है भी इसमें। तो इसके अंतर्गत है वो आपके पास में ये हो जाएगा O2। ऑक्सीजन को O2 लिखते भी, तो इसका मतलब है भी ये द्विपरमाणुक है, तो ऑक्सीजन चला जाएगा आपका दो परमाणुओं के अंतर्गत। तो यहां पे इस प्रकार से ये मिलान करना पड़ेगा भी आपको। चीजें समझ में आई क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। सैनिकों से की जा सकती है लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ये क्या करती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है भी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को लेके जाती है भी, ये ऑक्सीजन को लेके जाती है। चीजें समझ में आ गई। आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। उसके बाद में रक्त बिंबाणु है, इसे अपन प्लेटलेट्स भी कहा जाता है भी, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। और ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हम चोटिल हो गए, रक्त बह रहा है, तो उस रक्त को रोकने के लिए कौन कार्य करता है, तो वो रक्त बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स करती है। उसके बाद में प्लाज्मा, रक्त है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका प्लाज्मा हो गया भी लिक्विड रूप में, और दूसरा है वो कणिकाओं के रूप में होता है भी। अब कणिकाओं के रूप में तीन प्रकार का होता है, तो एक तो आरबीसी हो गया, एक प्लेटलेट्स हो गया और एक डब्ल्यूबीसी हो गया। ठीक है, तो ये प्लाज्मा है, ये लगभग अपन ये बोल सकते हैं भी प्लाज्मा 55% होता है भी। प्लाज्मा है वो 55% होता है, 45% है वो आपको जो रक्त, मैंने बोला रक्त दो प्रकार का होता है, रक्त दो प्रकार का, एक तो प्लाज्मा और एक आपका ये कणिका युक्त जो रक्त होता है। कणिका युक्त रक्त के अंदर है वो आपको आरबीसी मिल जाएगी, डब्ल्यूबीसी मिल जाएगी और प्लेटलेट्स। तो ये तो 45% है और ये 55% है। इट्स ओके। उसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे अपन बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी 2022 के अंदर भी, कौन अपनी आकृति या फिर आकार को चेंज करता है, कौन अपना आकार बदल लेता है। तो डब्ल्यूबीसी है ना, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, यह अपना आकार है वो बदलती रहती है अमीबा की तरह। ठीक है, उसके बाद में ये एक प्रकार से क्या श्वेत रक्त कणिकाएं है, डब्ल्यूबीसी है, इसका जो मुख्य कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है भी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य है। ठीक है, ये क्या करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने का कार्य करती है, यानी शरीर को एक प्रकार से सैन्यागार के रूप में है वो ये यूज होती है। अब डब्ल्यूबीसी है ना, ये फिर 5 प्रकार की आ जाती है। डब्ल्यूबीसी है वो 5 प्रकार की है। अब डब्ल्यूबीसी में पहला प्रकार आता है आपका न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल,
इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट है ना, ये एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है भी। लिम्फोसाइट है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है और ये कार्य कहां पे करती है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस, थाइमस ग्रंथि है वो हृदय के पास में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि के अंदर है वो ये WBC कार्य करती है। इसीलिए जो नवजात शिशु होता है या फिर जो भ्रूण होता है, उनका जो एक प्रकार से सैन्य गार्ड होता है वो कौन होता है? तो वो थाइमस ग्रंथि होती है भी, क्योंकि लिम्फोसाइट है वो थाइमस ग्रंथि के अंदर ही कार्य करती है भी। तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये एक प्रकार से शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो एक प्रकार से शक्ति प्रदान करती है वो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं देती है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लाज्मा के अंदर है वो लगभग ये बोल सकते हैं 90 से 95% है वो जल होता है प्लाज्मा के अंदर। 90 से 95% है वो प्लाज्मा के अंदर वो जल पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? यानी जिसमें परिमाण, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस में दिशा हो, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? परिमाण प्लस में दिशा हो वो आपके सह माने साथ में और दिश माने दिशा, सदिश राशि हो जाएगी। उससे अपन क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ओनली फॉर परिमाण हो, ओनली फॉर परिमाण हो उससे अपन क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं, यानी जिसके साथ में अ मानी नहीं है और दिश मानी दिशा, जिसमें दिशा नहीं है उसे अदिश राशि बोलते हैं। अब सदिश राशियों की कुछ एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे सदिश राशि की ट्रिक अपने पास में है, पहले अदिश राशि पढ़ लेते हैं। अदिश राशि की ट्रिक हो जाएगी, उसका दाल चावल, उसका दाल चावल MSC से आता है, उसका दाल चावल MSC से आता है। और ऊ से बन जाएगा आपका उष्मा, ऊ से उष्मा बन जाएगा। और श से समय बन जाएगा भी, श से समय, का से आपका कार्य बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में और ये दाब और लय से लंबाई बन जाएगा। चा से चाल बन जाएगा, चाल। एम से आपका बन जाएगा मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और एस से शक्ति बन जाएगा भी, एस से शक्ति। और ऊष्मा, ऊर्जा, स से करंट बन जाएगा भी, सी से, सॉरी सी से करंट, एस से शक्ति, सी से करंट, करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, और उसके बाद में आ से आपका बन जाएगा आयतन, आ से आपका आयतन बन जाएगा। और आ से ही आपका ये बन जाएगा आवेश, आ से आपका आवेश, चार्ज बन जाएगा भी। ठीक है, और ता से ताप बन जाएगा भी। ये जो उसका दाल चावल MSC से आता है, तो ये जो राशियां हैं वो सारी की सारी कौन सी है? अदिश राशियां भी। सदिश राशियों की जो ट्रिक होती है वो आपकी हो जाएगी, आज बलवान बिरजू की बेगम, इसकी ट्रिक है आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ये है आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो आज से बन जाएगा आपका आवेग, आज से क्या बनेगा भी? आवेग बन जाएगा। ठीक है, आज से आवेग बन जाएगा। बलवान से बल बन जाएगा भी, बलवान से बल बनेगा। बिरजू से, और बलवान से बल बन जाएगा, बिरजू से वेग बन जाएगा भी। ठीक है, बिरजू से वेग बन जाएगा। और बेगम से, बेगम से आपका तंबू से बना दो पहले तवर्ण, तंबू से तवर्ण बन जाएगा। देन उसके बाद में संग से संवेग बन जाएगा, संग से आपका संवेग बन जाएगा। देन उसके बाद में खेत का अपन क्या करते हैं भी? खेत का अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत होता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और
उसके बाद में आपका भाग्य से बन जाएगा भार। ठीक है, अब देखो भी यहां से बलवान से आप बनाओ विस्थापन, बलवान से आप विस्थापन बना दो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास विस्थापन। ठीक है, और बेगम से बेग बना दो भी, बेगम से आपका ये बेगम से बल बना दो भी, बेगम से बल, तो ये हो जाएगा आपके पास है बेगम से बल बन गया भी, या फिर बिरजू से तो वेग बन रहा है भी। तो आवेग, विस्थापन, वेग, क्षेत्र, बल, त्वरण, संवेग, क्षेत्रफल और भार, ये आपके क्या है, ये आपकी सदिश राशि है भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो आपकी सदिश होगी, और जिसमें ओनली फॉर परिमाण हो वो आपकी अदिश हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है भी। संवहनी बंडल का गठन कौन करता है, तो संवहनी उत्तक किसे कहा जाता है भी, संवहनी उत्तक किसे कहा जाता है, जो संवहन करता है। तो संवहन उत्तक आपके दो ही हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं जाइलम और एक अपन पढ़ते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम है वो जल का वहन करता है, और फ्लोएम है वो फल यानी भोजन का वहन करता है भी। तो जाइलम और फ्लोएम है, ये क्या करता है, तो ये आपका संवहनी उत्तक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से कौन से संवहनी उत्तक है, इस प्रकार से पूछा गया है। यहां पे संवहनी बंडल पूछा गया है, तो जाइलम और फ्लोएम है, दोनों संवहनी उत्तक है। और ये कौन से उत्तक के अंतर्गत आते हैं, तो पादप उत्तक के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत है वो आपका कौन आता है, ये संवहनी उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम आते हैं भी। उसके बाद में दृढ़ उत्तक है, ये आपका सरल स्थायी उत्तक है भी, ये क्या है, सरल स्थायी उत्तक हो जाएगा भाई। मृदुत्तक है, ये भी आपका सरल स्थायी उत्तक है। स्थूल कोण उत्तक है, ये भी आपका सरल स्थायी उत्तक है, क्योंकि सरल स्थायी उत्तक है वो आपके 3 प्रकार के भी। ठीक है, स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मृदुत्तक होता है, मृदुत्तक उत्तक जिसे अपन पेरेनकाइमा बोलते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो होता है स्थूल कोण उत्तक जिसे अपन कोलेनकाइमा पढ़ते हैं। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है दृढ़ोत्तक जिसे अपन सकलरेनकाइमा बोलते हैं, दृढ़ोत्तक उत्तक। अब मृदुत्तक होता है पेरेनकाइमा, ये पौधे के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उत्तक है भी। ठीक है, और इनके बीच में बहुत ज्यादा एक प्रकार से रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, भोजन का स्टोर करता है, ये भोजन का स्टोर करता है। और स्थूलकोण उत्तक है, ये पौधे के अंदर लचीलापन लेके आता है, लचीलापन है वो लेके आता है। स्थूलकोण उत्तक है वो क्या करता है, पौधे के अंदर लचीलापन लेके आता है। और दृढ़ोत्तक है, ये पौधे के अंदर वो कठोरता प्रदान करता है, पौधे के अंदर है वो कठोरता प्रदान करता है। जैसे ये कहां पे मिलेगा आपको, ये आपको जो कठोर जैसे बीज है, जो बीज का जो बाहरी सीड कोट होता है, बाहरी आवरण होता है, वहां पे दृढ़ोत्तक आपको देखने को मिलेगा। देन नारियल का जो बाहरी छिलका होता है उसमें भी क्या होता है, दृढ़ोत्तक होता है। दृढ़ोत्तक होता है ये आपका एक प्रकार से मर्त उत्तक है, ये मर्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये मर्त कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम है वो 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम है वो आपका 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2018 के अंदर। जाइलम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम की बात कर रहा हूं मैं, जाइलम। ठीक है, और जाइलम फाइबर या फिर जाइलम रेशे बोल दो भी। और उसके बाद में जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका, ये 4 प्रकार के अवयवों से जाइलम मिलकर बना होता है। और फ्लोएम है वो आपको चालनी कोशिका और सहचर कोशिका
और सहचर कोशिका को अपन साथी कोशिका भी बोलते हैं, सहचर कोशिका को साथी कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। और आपके फ्लोएम रेशे बोल दो या फिर फ्लोएम फाइबर बोल दो, ठीक है। और फ्लोएम पेरेनकाइमा या फिर फ्लोएम मृदुतक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी फ्लोएम के अंदर है वो जो फ्लोएम रेशे है ना, ये मर्त होते हैं, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम रेशे मर्त होते हैं, और जाइलम के अंदर है वो जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका, ये मर्त होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है भी, यानी बैटरी है वो एक बल्ब को प्रकाशित कर रही है, तो बल्ब को प्रकाशित कर रही है तो बैटरी के अंदर तो रासायनिक ऊर्जा है, बैटरी होती है उसमें रासायनिक, बैटरी के अंदर तो रासायनिक ऊर्जा है, और उस रासायनिक ऊर्जा को क्या कर रही है वो बल्ब को जला रही है, तो इसका मतलब बल्ब विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, बल्ब के अंदर है वो विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। तो वो क्या कर रही है, वो जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर रहा है भी, और बल्ब क्या कर रहा है, तो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को, बल्ब का कार्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को, बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा इसके पास में आई उसको प्रकाश ऊर्जा में चेंज करना, प्रकाश ऊर्जा के अंदर चेंज कौन करता है, तो वो बल्ब करता है भी, ठीक है। बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, और बल्ब है वो आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी निम्न में से प्रति एमएल के संघटक के रूप में किसका यूज किया जाता है। 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ही आपको शब्द दे रखे हैं, और 2022 के अंदर ग्रुप डी 2022 के अंदर 2 ही चीजें पूछी गई है, और वो मैं आपको बता देता हूं। साधारण नमक है वो आपका NaCl होता है भी, साधारण नमक है वो आपका NaCl होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे अपन बैंकिंग सोडा बोलते हैं NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। अब देखो भी ये आपके पास में NaHCO3 जिसे अपन क्या बोलते हैं, बैंकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, बैंकिंग सोडा। अब ये क्या करता है, इसका जो पीएच मान है वो लगभग है वो 10 व 11 के करीबन होता है, 10 से 11 के करीबन होता है, और ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है प्रति एमएल के रूप में। और दूसरा जो नाम आता है वो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान भी पूछा गया है, या तो आपको ऑप्शन में 10 मिलेगा या तो 10.4 मिलेगा भी, ठीक है। तो इन 2 चीजों को ही 2022 ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत बार पूछा गया था, कौन सा प्रति एमएल के रूप में यूज किया जाता है। तो या तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, भी बैंकिंग सोडा का यूज करते हैं, और या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इनका ही दोनों का नाम है वो 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। चीजें समझ में आ गई, दोनों का यूज है वो अपन एंटासिड प्रति एमएल के रूप में कर सकते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो यहां से अपन बात करते हैं पहले भी, वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है भी, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर है वो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, यानी ध्रुवों के ऊपर है वो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो वहां पे भार न्यूनतम कैसे हो सकता है भी, वहां पे तो भार है वो ज्यादा होना चाहिए, और विषुवत रेखा पे वो गुरुत्वाकर्षण कम होता है तो वहां पे भार अधिक कैसे हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार है वो कम हो जाता है, बिल्कुल सही है भाई। आप ध्यान में रखना, आप अधिक ऊंचाई पे चले जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, और आप गहराई में चले जाओगे तो भी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा भाई। दोनों ही कंडीशन में है वो आपका जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप ऊंचाई पे चले जाते हो तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर वो गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण है वो वस्तु है
वो एक प्रकार से भार ज्यादा अंकित करेगी, और विषुवत रेखा के ऊपर है वो भार न्यूनतम होता है भी। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण है वो क्या होता है? कम होता है। अब मैं आपको बोल दूं भी, मेरे को चीनी लेनी है, मेरे को चीनी लेना है, तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा स्थान रहेगा चीनी लेने के लिए? तो आप बोलोगे सर चीनी लेने के लिए आप विषुवत रेखा के पास में जो दुकान है ना, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है, वहां पे कोई दुकान है तो उस दुकान पे चले जाओ आप। वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है तो भार न्यूनतम होगा, तो वहां पे आप जो चीनी लेके आओगे भी, आपने 10 न्यूटन भार वाली चीनी ली है या फिर 15 न्यूटन है, ठीक है, और उस वहां पे तो गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां पे तो मात्रा ज्यादा आएगी। और वही चीनी अगर आप, वही चीनी है वो आप अगर ध्रुवों के ऊपर लोगे तो वहां पे चीनी की जो मात्रा है वो कम होगी भी, चीनी की जो भार है वो कम होगा। तो चीनी है वो ज्यादा बेस्ट है, वो हमारे लिए विषुवत रेखा पे जो दुकान होती है ना वहां पे लेना बढ़िया होता है भी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार है वो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर जो वस्तु का भार है वो शून्य होता है, क्योंकि वहां पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो 0 होता है भी, ठीक है। तो इसमें पहला आपको यह बताना था भी कौन सा गलत है, तो गलत तो पहला है भी, पहला गलत है, बाकी सारे के सारे सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बताना भी एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब के अनुपातिक होता है, ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे गेल्लू सेक का नियम काम में लेंगे अपन, और ये मैं आपको केमिस्ट्री के नोट्स का जब रिवीजन करवाया था उसके अंदर बढ़िया तरीके से मैंने आपको गैसों के नियम के बारे में बताया था। चार्ल्स का नियम है, आवगाद्रो का नियम है, ठीक है, बॉयल का नियम है, गेलुसेक का नियम है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था। गेलुसेक का नियम क्या बोलता है? गेलुसेक का नियम बोलता है भी आयतन को कांस्टेंट रख देंगे। अब क्या कर देंगे? आयतन को कांस्टेंट रखेंगे तो आपका जो दाब है वो समानुपाती होता है किसके? तापमान के। आपका जो दाब है वो समानुपाती होगा तापमान के, ये गेलुसेक का नियम बोलता है भी। यानी अगर अपन किसी भी गैस का आयतन अगर कांस्टेंट रख दें, नियत रख दें, तो आपका जो दाब है वो तापमान के समानुपाती होगा। और आपको यह भी पता है भी दाब है वो समानुपाती होता है किसके? घनत्व के। दाब है वो किसके समानुपाती होता है? घनत्व के समानुपाती होता है। तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब है वो के अनुपातिक होगा। तो निश्चित तापमान के ऊपर है वो वायु का दाब तापमान के समानुपाती है, तो वहां पे घनत्व के भी समानुपाती होता है भी। दाब है वो घनत्व के समानुपाती होता है, यानी दाब बढ़ेगा तो आपका घनत्व बढ़ जाएगा और दाब घटेगा तो आपका घनत्व भी घट जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये घनत्व, यानी वायु का जो दाब है वो घनत्व के अनुपातिक होता है भी, घनत्व के अनुपातिक होता है एक निश्चित तापमान पे, ठीक है ना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। आगे आपको बोला गया भी विविधता है। विविधता क्या है? तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर, या फिर एक ही माता पिता की संतानों के बीच में अंतर, या फिर माता पिता और संतानों के बीच में अंतर। विविधता आती कैसे है? तो लैंगिक जनन से आती है। और लैंगिक जनन है ये कौन करता है? तो ये मनुष्य लैंगिक जनन करता है भी। लैंगिक जनन वो करेंगे जिनके एक प्रकार से एक लिंगी हो। एक लिंगी का मतलब होता है भी एक ही लिंग एक ही बॉडी पर विराजमान हो, वो आपका क्या है? लैंगिक जनन करने के लिए आतुर होते हैं एक प्रकार से। तो लैंगिक जनन है वो मनुष्य और जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो परिपक्व जीव जंतु होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं, वो लैंगिक जनन करते हैं भी। तो उसमें क्या है भी? विभिन्नता आना श्योर है, यानी एक प्रकार से अपन नई जाति को उत्पन्न कर सकते हैं भी। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर आ जाता है भी। एक ही प्रजाति के जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में क्या है? अंतर आ जाता है। और एक ही माता पिता की संतानें हैं, एक ही माता पिता के, ये मान लो भी 2 भाई हैं, और इन दोनों भाइयों के अंदर भी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और माता पिता और संतान दोनों के बीच में भी इन दो कैंडिडेट से इनकी संतान उत्पन्न हुई, तो ये इनकी जो संतान है ना वो अपने माता पिता से भी क्या है? अलग हो जाएगी भी। तो वो होती है विभिन्नता। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक है? एक होता है अपचयन, एक होता है आपका अपचयन, और एक होता है अपचायक। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें
विपरीत है भी। एक होता है आपका ऑक्सीकरण और एक होता है आपका ऑक्सीकारक। दोनों चीजें अलग है, एक दूसरे के विपरीत है। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर ऑक्सीकरण अपन ये बोल सकते हैं भी इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागना, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन हट जाए, या फिर हाइड्रोजन हट जाए, या फिर हाइड्रोजन त्यागना, क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण कहलाता है भी। और ऑक्सीकरण इक्वल है, ऑक्सीकरण इक्वल है आपका अपचायक के, यानी अपचायक है वो किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण को अपचायक बोलते हैं भी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पे अपचयन की। अपचयन क्या होता है, तो अपचयन होता है आपका ऑक्सीकारक। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को अपन क्या बोल सकते हैं, तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का माइनस का मतलब है हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। और दूसरी बात है वो यहां पे अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ना, वो क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक को बोलते हैं अपचयन। चीजें समझ में आ गई। अब सोडियम है, सोडियम क्या करता है भी, सोडियम इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम अपना स्थायित्व प्राप्त करना है सोडियम को, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर ले। तो ये क्या करता है भी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और मैंने क्या बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब हो गया वो आपका अपचायक है। तो ये क्या है भी, आपका अपचायक है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन आते हुए, तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा के अंदर है वो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो चौथी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चौथी तो होती नहीं, इसमें क्या कर रही हो एसपी सर, देखो भी इसमें तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 7 का त्याग कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब ये क्या करता है भी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भी, ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करेगा भी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मैंने क्या बताया था भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है भी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है, सॉरी ऑक्सीकारक कहलाता है। और ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचयन होता है भी। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, इसका मतलब ये अपचायक नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये क्लोरीन है वो आपका क्या है, अपचायक नहीं है, अपचायक कारक नहीं है, ये ऑक्सीकारक है भी। ये क्या है, ऑक्सीकारक है। जस्ता है इसी प्रकार से, जस्ता Zn जिंक है, ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भी, क्योंकि जिंक होता है Zn जिंक, इसके ऊपर +2 होता है भी, +2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। उसके बाद में कोक है, ये क्या है, थोड़ा सा अगर आप उसको उष्मा देंगे, यानी इसको अगर कोक को उष्मा दे देंगे तो ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार से उपचयन है भी। इसको उष्मा देंगे थोड़ा सा तो ये ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करेगा भी। ये भी आपका क्या है, ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीकरण का मतलब हो गया आपका अपचायक है, तो ये भी अपचायक का कार्य करता है। तो यहां पे क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्लोरीन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई कितनी है, यह आपको ज्ञात करनी है। इसमें देखो भी, यहां पे आपके पास में ऊर्जा दे दी, द्रव्यमान दे दिया, ऊंचाई ज्ञात करनी है, जी का मान आपको दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो भी। स्थितिज ऊर्जा ये क्या बोलता है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है वो आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी 1500 जूल है, बराबर में m का मान 15 है, g का मान 10 है, और हाइट आपको ज्ञात करनी है। हाइट मीटर में आती है। h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इसके पैरों में भाग में चला जाएगा। h बराबर में 1500 अपॉन में 150,
तो ये आपका 10 बार कैंसिल हो गया अभी, तो h बराबर में आपके पास में 10 मीटर आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। अब देखो भी नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 7 होता है, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 8 होता है। अब इसमें अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं तो पहले 1s2 आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा 2s2 और फिर आ जाएगा 2p3 भी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले आएगा आपका 1s2, 2s2 और फिर 2p4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो लगभग 2-3 क्लासों से आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो 2-3 क्लासों से आ रहा है और उसमें प्रत्येक में मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अब पी कोष के अंदर पी जो उपकोष है भी एसपीडीएफ, एसपीडीएफ ये क्या है? ये 4 उपकोष होते हैं भी, ठीक है। ये सोमरफील्ड ने बताया था 1919 में भी। कक्षा तो होती है लेकिन कक्षा के अंदर उपकोष भी होते हैं भी, 4 उपकोष बताए थे भी एसपीडीएफ, ठीक है। और कक्षाओं के बारे में किसने बताया था भी? कक्षा के बारे में नील्स बोर ने कक्षा के बारे में बताया था, 4 कक्षाएं NKLMN, ठीक है। अब देखो भी ये उपकोष हैं। अब पी उपकोष के अंदर वो टोटल पी उपकोष के अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भी, पी उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो याद रखना हमेशा, अगर उपकोष पूरा भरा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। या फिर दूसरी कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन आधा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अगर आधा भरा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। यहां पे इसने पूछा है भी आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता वह क्षमता होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा है वो आपकी आयनीकरण ऊर्जा बोल दो या फिर आयनीकरण क्षमता बोल दो, बात एक ही है। अब जिसका जितना ज्यादा आकार छोटा होगा उसमें उतनी ही आयनीकरण क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि आकार छोटा होगा तो प्रोटॉन की पकड़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो ज्यादा होगी, आकार छोटा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, उसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर साइज ये मान लो भी बड़ा है, साइज अगर बड़ा है और प्रोटॉन की पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन की पकड़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, तो वहां से आप है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई थी भी जब कोई कोष पूर्ण भरा हुआ हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, और जब कोई कोष या उपकोष है वो आधा भरा हुआ हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। अब देखो भी ये तो आधा भरा हुआ है और ये क्या है? एक प्रकार से आधे से ज्यादा है और पूरे से कम है भी, तो ये तो बीच का काम है, तो यहां से ऊर्जा निकालना आसान है। लेकिन ये क्या है? आधा भरा हुआ है, तो यहां से ऊर्जा निकालना इतना आसान नहीं है। और यही बात है वो इसने बोल रखी है भी नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता है वो किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है? ऑक्सीजन के कारण अधिक होती है। तो इसने बोला भी आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थितियां, यानी आधे भरे, आधा भरा हुआ पी उपकोष, पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण है वो ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता है वो अधिक होती है भी। चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी।
तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।